नमस्कार। एग्जाम टॉपर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन ललित कला के मूल सिद्धांत पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। एक मॉडल पेपर को समझेंगे जो आपके परीक्षा के लिए बेहद बढ़िया रहेगा और सारे प्रश्न इसी में आने की है जो पूरी पूरी है जो गुंजाइश है। तो ये इस पर जो पाठ्यक्रम है उसका अंक भार आपके इस प्रकार रहेगा। टोटल 80 अंक का जो है पेपर रहेगा। 80 अंक का पेपर रहेगा और ये जो पेपर है दो भागों में विभाजित होगा, भाग ए और भाग बी, या अपन कह सकते हैं भाग ए और भाग ब। ठीक है। पहला जो भाग होगा 10% आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, यानी कि ये अंक भार 20 होगा। और दूसरे जो प्रश्न आएंगे वो आपके 5% आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 12 अंक का रहेगा, यानी ये 60 के हो जाएंगे। और इस तरह से आपके 80 अंक मिलेंगे। पूरी क्लास देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ललित कला में किस तरह से जो प्रश्न आते हैं। अपन बेहतरीन मॉडल पेपर को अब समझेंगे। पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा कर दें, जिसके उत्तर लगभग लगभग आपको 50 शब्दों तक है जो देने होते हैं। ठीक है। पहला प्रश्न देखिए आप, रचनात्मक प्रक्रिया क्या है। रचनात्मक मतलब होता है क्रिएटिविटी, यानी कोई अपन चित्रकला के बारे में समझ रहे हैं तो चित्रकला में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो रचनात्मक यानी रचना ही है। अगर अपन बेहतरीन ढंग से उसको समझ पाएंगे या जो चित्र दिया गया उसके बारे में अगर पहले से माइंड में उसका थॉट बढ़ाएंगे तो ही वो चित्र अच्छा हो सकता है। रचनात्मक है जो चीजें है। तो रचनात्मक प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है। तो रचनात्मक प्रक्रिया मानसिक और व्यवहारिक यात्रा है, यानी पहले अपन मन से सोचेंगे, मानसिक यात्रा हो गई, फिर उसको व्यवहार में बिहेवियर में लाएंगे, तभी वो चित्र है जो अच्छा बन सकेगा। यात्रा है जिसके माध्यम से एक कलाकार यानी जो कला को उकेरने वाला है वो अपने विचारों, भावनाओं और कल्पना को एक कलाकृति का रूप देता है। मुख्य रूप से चरणों में, यानी मुख्य रूप से अगर चरण वाला इसके स्टेप की बात करें भी किस तरह से एक चित्रकार है जो आगे बढ़ता है, तो पहली चीज है वो प्रेरणा लेगा। प्रेरणा मतलब पहले बात चीज सोचेगा कि मुझे क्या है जो करना है, फिर उस विचार का विकास होगा, यानी धीरे धीरे उस जो चीज है उसके मन में उभर कर आएगी, फिर वो कलाकृति का प्रत्यक्ष निर्माण करेगा। प्रत्यक्ष का मतलब होता है सीधे सीधे तौर पर उसको जो डायग्राम के रूप में या अपन कहते मूर्ति के रूप में या जो सर्जन करने की जो कला है उसके माध्यम से जो उसको उतारने का प्रयास करेगा। ठीक है। फिर उसका जो अंतिम चीज होगी वो होगा उसका मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब अब लास्ट में जाके उसको चीज को देखेगा कि मैंने जो चीज को सोचा था, जो मनन किया था, जो मन से सोचा था, वो चीज वास्तविक में उस तरह बनी या नहीं। ये उसका रिजल्ट कहो या परिणाम कहो या फिर अपन कह सकते हैं लास्ट किया जो मूल्यांकन कह सकते हैं। यानी एक रचनात्मक प्रक्रिया इस प्रोसेस से गुजरती है। उसके 4 चरण होते हैं। पहले वो सोचता है, फिर वो विचार का विकास करता है, फिर वो कलाकृति को प्रत्यक्ष निर्माण करता है, यानी उसको निर्माण करेगा, और फिर जाके वो जो लास्ट में उस चीज का मूल्यांकन करेगा। ठीक है। सेकंड जो हमारा प्रश्न है वो है विभिन्न यानी अलग अलग चित्रकला की तकनीकों के नाम बताओ। यानी जो चित्रकला है उसकी अलग अलग तकनीकी क्या, यानी जब अपन एक चित्र बना रहे हैं वो किस किस हिसाब से बना सकते हैं। जैसे क्या अपन एक कागज पर चित्र बना रहे हैं या मूर्ति बना रहे हैं या किस कलर से बना रहे हैं या कोई पेंसिल स्केच है, उसके बारे में जो समझना। देखो इसकी मुख्य तकनीकी है, यानी जो टेक्निक है वो है, पहली है तेल चित्रण। तेल चित्र को अपन बोलेंगे ऑयल पेंटिंग। जैसे ये जो आपको चित्र दिखाई रही है ऑयल पेंटिंग का उदाहरण है, यानी अपन को लग रहा है कि ये जो पूरा का पूरा है जो चिकने पृष्ठ पर बना हुआ चित्र है जो ऑयल पेंटिंग के रूप में दिखाएगा। दूसरा है जल रंग, यानी इसको वाटर कलर बोल सकते हैं। जल रंग मतलब जो मतलब अपन रंग जो घुले हुए होते हैं, द्रव पदार्थ होते हैं, उनको ब्रश से लेकर अपन जो कलाकारी करते हैं उनको जो वाटर कलर कह सकते हैं। तीसरा है एक्रिलिक चित्रण। ये जो चित्र है यानी अपन किसी द्रव्य पदार्थ कलर है लेकिन उसको किसी पर उलेड़ कर जो चित्र बनाते हैं उसको एक्रिलिक बोलते हैं। ठीक है। अब जो चौथा है वो है टेम्परेरा। ये सबसे प्राचीन चित्रकला है, टेम्परेरा। और उसके बाद है फ्रेस्को। जैसे ये टेम्परेरा का उदाहरण आपको दिया गया, यानी ऐसे जो प्राचीन ग्रंथों में या जो प्राचीन अपन को जो गुफाएं मिलती है या प्राचीन जो आवास मिलते हैं उनमें जो चित्र बनाए गए वो ज्यादातर किसके हैं, टेम्परेरा के। ठीक है। आगे देखते हैं। फिर है फ्रेस्को, जिसको अपन भित्ति चित्र बोलते हैं। भित्ति का मतलब दीवार पर बनाए गए चित्र, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, यानी जो पुराने मंदिरों पे जो देवी देवताओं की पेंटिंग है या जो किसी किले के अंदर बनी हुई पेंटिंग है वो भित्ति चित्र होते हैं। भित्ति मतलब दीवार पर है जो उकेरे गए चित्र। ठीक है। अंतिम है पेस्टर और कोलाज।
कोलाज का मतलब ये हुआ, इसमें कोई कलर की खास अहमियत नहीं होती। कहने का मतलब होता है कि जल रंग के ऑयल की पेंटिंग की तरह कलर का महत्व नहीं होता। इसको अपन विभिन्न छोटे छोटे कागज होते हैं या अपन कह सकते जो कपड़े होते हैं उनको एक एक को जोड़कर इस तरह से है जो कोलाज निर्माण करते हैं। कोलाज का मतलब होता है बड़ा सा है जो चित्र बनाते हैं जिसके ऊपर है जो या तो कपड़ा होगा या पेपर की कटिंग होगी, उस तरह से कटिंग जोड़कर है जो चित्रण बनाते हैं। ठीक है, ये पेस्टल कोलाज का एक उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब है तीसरा, सामंजस्य यानी एडजस्टमेंट कैसे प्राप्त किया जा सकता है, यानी अपन समायोजन कैसे कर सकते हैं किसमें, चित्रकला में। यानी जब अपन सोचते हैं, मनन का विकास करते हैं और उसको उकेरने का प्रयास करते हैं, तो हमारा जो मानसिक और अपन बोलते हैं हेल्थी यानी शारीरिक दोनों चीजों में जुड़ाव कैसे कर सकते हैं कि अपन चित्र जो बना रहे हैं वो अच्छा बने। ठीक है, हाँ, ये बहुत है जो जरूरी चीज है। कला में सामंजस्य तब होता है जब चित्र के सभी तत्व यानी जो भी चीजें है वो सारी सही दिशा में होनी चाहिए, या फिर अपन बोले उन हमारा जो मनन की प्रक्रिया वो सही दिशा में होनी चाहिए। जैसे मान लो उसकी जो रेखा है, उसका जो रूप है, उसका रंग है, जो तान है, एक दूसरे के अनुकूल हो और जुड़ते रहे। इसे रंगों की समानता, आकारों की पुनरावृत्ति हो, तत्वों के बीच में एक सहज दृश्य और संबंध या फिर अपन लय बनाकर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे अपन बोल, इसका मतलब ये हुआ कि सारी चीजें सही होनी चाहिए। जैसे मान लो अपन समुद्र का दृश्य बना रहे हैं, अपन को लग रहा है कि बड़ा सा कोई समुद्र है, उसका अपन को दृश्य बनाना। अगर अपन उस चीज को बड़ा नहीं दिखाएंगे तो वो तालाब लगने लगेगा, या फिर उस जो पानी है उसका कलर अपन येलो कर देंगे या नीला कर देंगे या लाल कर देंगे तो पानी का दृश्य भी नहीं दिखा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि सामंजस्य बिठाना है कि कौन सी जो प्रकृति से प्राप्त चीज है उसका कौन सा रंग है और हमें उस रंग में कौन सा रंग डालना है ताकि वो चीज है जो रियलिस्टिक लगे या प्राकृतिक रूप से सही लगे, तो ये सामंजस्य कहलाता है। ठीक है, हाँ, अब देखो आगे, अनुपात क्या है, रेशियो। अनुपात कला का वह सिद्धांत है किसी कलाकृति के विभिन्न भागों को आकार, मात्रा, दूरी और एक दूसरे के साथ जो पूरी आकृति के साथ संबंध दर्शाता है। यह चित्र संतुलन, यथार्थवाद और सौंदर्य पैदा करना जरूरी। अब अपन अनुपात, अनुपात का मतलब क्या होता है, सारी चीजें एक रेशियो में होनी चाहिए। जैसे अपन किसी मानव का चित्र बना रहे हैं, अब उसमें अगर सिर बड़ा बना देंगे और बाकी वाला चीजें यानी जो हमारा शरीर का हिस्सा है बाकी छोटे बना देंगे तो वो चित्र उस हिसाब से नहीं होगा जिस हिसाब से अपन बनाना चाहे। यानी रेशियो बराबर होना चाहिए कि चित्रकला में कौन सा भाग कितना बड़ा हो सकता है, कितना उसको दूर बढ़ाना है, कितना उसको नजदीक लाना है और कितनी उसकी शारीरिक गति हो सकती है। जैसे आपने मूर्ति बनाते तो एक मूर्ति होती है जिसको चेस्ट की साइज में अपन बनाते उसको बोलते हैं जैसे आधी मूर्ति बन गई। एक मूर्ति वो है जो अपना पूरा मनुष्य जितना उसका साइज था उतनी में बना दी तो उसको आदम का मूर्ति बोल दिया। तो कहने का मतलब होता है अपन को एक रेशियो लेकर चलना है कि कौन सा जो शारीरिक अंग है उसको किस तरह से दिखाना है, या फिर कौन सा, जैसे मयूर का अपन चित्र बना रहे, मयूर को छोटा बनाएंगे लेकिन उसको पंखों को बहुत बड़ा फैलाएंगे, तो इसका मतलब वो एक रेशियो को कह सकते हैं, अनुपात की दृष्टि से देखते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, ध्यान से सुनोगे, रंग क्या है, कलर, रंग क्या है, तो रंग प्रकाश का वह गुण है, यानी ये प्रकाश का गुण ही है। रंग क्या है, अपन साइंस में 6ठी से लेकर 12वीं तक यही पढ़ रहे, प्रकाश का गुण है। यानी जो चीजें अपन को वैसी दिखती हैं वो किस तरह से दिखती है कि प्रकाश के कारण, यानी उसका प्रकाश उस चीज पर पड़ता है, वापस प्रकाश हमारी आंखों तक आता है तो हमें लगता है कि उस चीज का कलर ये है। अब देखो आगे, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो परावर्तित का मतलब लौट कराना। जैसे मान लो ये चीज अपने का ये रखी, ठीक है, हम इसको देखते हैं तो इस पर आंख को नजर पड़ेगी, वापस लौट कर कहाँ आएगी, हमारे तक आएगी, तो अपन को लगेगा वो उसका कलर लाल है, उसका कलर नीला है, उसका कलर पीला है, होकर हमारी आंखों पर केंद्रित हो जाती है, वापस आके आंखों पर केंद्रित टकराती है। तो मस्तिष्क का रंग का बोध होता है, बोध का मतलब होता है ज्ञान, यानी मस्तिष्क को लगता है कि ये कलर है जो इस रंग का हो सकता है। ठीक है, कला के रंग में 3 मुख्य गुण होते हैं, जैसे पहला रंगत, दूसरा मान और तीसरी संगनता, यानी ज्यादा। पहले रंगत मतलब उसका रंग होना चाहिए, फिर उसका मान मतलब डार्क है या फिर है जो गहरा है या कह सकते फीका है वो हो गया, और संगनता मतलब वो कितना फैला हुआ है, वो सारी चीजें है जो अपन उसमें देखते हैं। यानी 3 प्रकार के जो रंग होते हैं। आगे देखते हैं, अब अपन जो पढ़ के आए वापस, जो चित्रों के प्रकार, अपन चित्र की तकनीकी कितनी प्रकार की होती है, हमने 2-3 प्रकार, उनमें से एक प्रकार है टेम्परा। क्या है, टेम्परा। तो टेम्परा मैंने आपको बताया भी था कि प्राचीन चित्रकला जो बनी हुई है वो टेम्परा में है सारी, सारे चाहे भित्ति चित्र देखो चाहे किले के अंदर दीवार देखो, वो सारे जो टेम्परा रहने पुराने डिजाइन बनाई हुई है। चित्रकला एक अत्यंत प्राचीन माध्यम है जो सूखे रंगों और पानी में घुलनशील बाइंडिंग
एजेंट में जैसे अंडे की जर्दी, प्राकृतिक गोंद या दूध के साथ मिलाकर गाढ़ा रंग तैयार किया जाता है। यह माध्यम जल्दी सूखता है और दीर्घ आयु भी होता है। यानी चाहे अंडे की जर्दी के साथ बनाया हो या प्राकृतिक जो वनस्पतियां होती उनको घोट कर बनाया हो या दूध या छाछ के साथ मिलाकर कुछ बनाया गया, इस तरह का एक गाढ़ा पेस्ट, गाढ़ा मतलब बहुत हेवी पेस्ट तैयार किया जाता है। उस पेस्ट को दीवार पर लगाया जाता है और ये पेस्ट आज की कलर की तुलना में बहुत लंबे समय तक चलता है, या आप कह सकते हैं दीर्घायु। दीर्घायु मतलब बहुत लंबी आयु होती है। जैसे मान लो, आप समझो इस बात को, जैसे गुफाएं आज नहीं बनी, आज से 100 साल 200 साल हजारों साल पहले बनी, लेकिन अपन को जो भित्ति चित्र हैं जो टेम्परा से बने हुए आज भी हूबहू दिखाई देते। अब इसका कारण यह है कि वो कलर जल्दी सूख तो जाते थे लेकिन लंबे भी चलते थे, उन पर प्रकाश का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे आज अपन रेड कलर है, उस कोई भी चीज बाहर सुखाते हैं सूर्य के धरातल पर यानी खुले में, तो कुछ दिनों बाद फीकी पड़ जाती है, लेकिन टेम्परा के साथ ऐसा नहीं होता। यानी वो बहुत है जो प्राचीन कला मानी जाती है। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं अपन। हाँ, अब है कला और प्रकृति के मध्य संबंध क्या है। पहली चीज है कला, आर्ट और नेचर के बीच में संबंध क्या है। कला क्या है, प्रकृति क्या है, और दोनों के बीच में संबंध क्या है। देखो मेरी बात सुनो, जैसे अपन कला की बात करेंगे, कला मतलब अपन उस चीज को उकेर रहे हैं, लेकिन प्रकृति क्या है, यानी वो जो नेचर चीज है। अब अगर अपन पेड़ का चित्र बना रहे हैं, वही चीज अगर उसकी डालियों को अपन ब्लैक कर देंगे या व्हाइट कर देंगे, तो क्या अपन को वो चित्र रियलिस्टिक यानी वास्तविक लगेगा? तो हमारा आंसर होगा नहीं। कारण क्या है कि जो चीजें प्रकृति से प्राप्त हुई है, पहले उसका अपन को ज्ञान होना चाहिए कि वो कैसी दिखती है, बाद में अपन उसको उकेरेंगे, वहां पे बनाएंगे कि भाई पेड़ है तो हरा ही दिखेगा, सूर्य है तो येलो ही दिखेगा, ठीक है, रात है तो अंधेरी दिखेगी। तो इस तरह से अपन के मन में जो तो लगेगा भाई ये जो चित्र है वो रियलिस्टिक है या प्रकृति से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन को समझेंगे। हाँ, कला और प्रकृति से क्या संबंध है? तो कला और प्रकृति का संबंध अत्यंत गहरा और अविभाज्य है, यानी इतना गहरा अविभाज्य जिसको अपन अलग कभी कर ही नहीं सकते। अलग करेंगे तो फिर कला का महत्व ही खत्म हो जाएगा। यहाँ देखो, प्रकृति कला की शाश्वत प्रेरणा का स्रोत है, यानी वो अब कला प्रेरणा किसे लेगी, किससे मोटिवेट होगी? तो अपन कहते नेचर से, क्योंकि अगर नेचर से मोटिवेट नहीं होंगे तो अपन उस कला को यानी जीवंत उदाहरण नहीं बना सकते। कलाकार प्रकृति के रंगों, आकारों और दृश्यों को प्रेरित होकर अपनी कला में सर्जन करता है। सर्जन मतलब क्रिएटिविटी, क्रिएटिव होता है। और संक्षेप में कला मानव की प्रकृति सौंदर्य की अभिव्यक्ति और उसकी सुंदर अनुकृति है। यानी मनुष्य पहले प्रकृति के बारे में सोचता है, फिर उसको अपनी कला के माध्यम से उस चीज को उकेरता है या बनाता है। कहने का मतलब हम प्रेरित होते हैं नेचर से, क्योंकि अगर नेचर से प्रेरित नहीं होंगे तो हम कला को वास्तविक रूप नहीं दे पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है कला और प्रकृति में विभिन्न सिद्धांत क्या है, यानी कला और प्रकृति के बीच में सिद्धांत क्या है उसका। अब देखो आगे, कला प्रकृति के सिद्धांतों का तात्पर्य यह है या नियमों से है कि प्राकृतिक रूप और संतुलन को कलाकृति में डालते हैं, यानी जो प्राकृतिक रूप है उसी अकॉर्डिंग अपन उस संतुलन में डालेंगे उसको, कला को। उनमें प्रमुख अनुकरण का सिद्धांत है। अनुकरण का मतलब होता है किसी को, जैसे अनुकरण को अपन अनुसरण या अनुकरण एक ही चीज मानी जाती है, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं फॉलो करना। यानी अपन जो चीज देखते हैं उसी तरह अगर चीज दूसरी उसके एडजस्टमेंट में बनाना चाहे, भाई ये लगभग ऐसी बने, तो अपन कह सकते हैं ये सिद्धांत किसका है, अनुकरण का। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ और बच्चे उसको वापस रिपीट कर रहे हैं या सुन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, अनुकरण कर रहे हैं, यानी वापस है जो उस चीज को दोहरा रहे हैं। तो ये चीज होगी कि प्रकृति से अपन कुछ देखेंगे, भाई ये चीज ऐसी होती, बाद में उसका अनुकरण करके प्रकृति जैसी ही संरचना दर्शाना, क्या कौन सा सिद्धांत है, अनुकरण का सिद्धांत। तो ये किसके, कला के प्रकृति के जो विभिन्न सिद्धांत है उनमें से दो ही सिद्धांत दिए गए। पहला अनुकरण का सिद्धांत, यानी कोई चीज देखकर वापस उसका कॉपी करना या उसके बारे में वैसे ही चीज बनाना। दूसरा है आदर्शीकरण। अब वो आदर्शीकरण का मतलब क्या हुआ, जो चीज है उसको थोड़ा बढ़ा कर दिखाना या फिर मनुष्य की कल्पना में शामिल करना। जैसे मान लो हम कोई देवी की मूर्ति बना रहे हैं, अब उसके अपन 10 हाथ दिखाएंगे। अब क्या देवी के 10 हाथ वास्तव में है, या फिर अपन उसको इस तरह से दिखाएंगे भाई एक व्यक्ति या एक महिला बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं। जैसे मान लो न्याय भी कर सकते हैं, वो किसी को सजा भी दे सकते हैं, वो किसी को स्नेह भी कर सकते हैं। इस तरह अपन विभिन्न चीजों को दिखाएंगे। तो अपन कह सकते हैं आदर्शीकरण। आदर्शीकरण का मतलब क्या हुआ, आदर्शीकरण का मतलब ये हुआ कि जो प्रकृति को और अधिक सुंदर बनाकर पेश करना, प्रकृति को और अधिक सुंदर बनाकर पेश करना मतलब प्रकृति को और ज्यादा है जो बढ़िया बनाकर हमें दूसरों के सामने रखना। और
प्रकृति से स्वाभाविक प्रभाव और संतुलन का चित्र में उतारना है, प्रकृति का जो स्वभाव है उसको अलग प्रभाव से अपन को उकेर कर सामने लाना है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये विभिन्न जो प्रकृति के कला के जो सिद्धांत है उनमें दो है, पहला अनुकरण का सिद्धांत, दूसरा आदर्शीकरण का सिद्धांत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है कला और इतिहास का क्या संबंध है। अब अपन कह रहे पहले तो अपने समझा आर्ट और नेचर का क्या संबंध है, अब अपन समझेंगे आर्ट और हिस्ट्री का क्या संबंध है, या अपन कह सकते हैं इतिहास और कला का क्या संबंध है। देखो मेरी बात समझो आप, जैसे अपन कह रहे कला एक जीवंत उदाहरण हो सकती है, इतिहास अपन को वो चीजें बता तो सकती है, लेकिन जैसे मान लो मैं कहूं एक राजा है जो 7 फीट तक लंबा था, उसके पास भाला था, वो युद्ध में लड़ता था, दृश्य इस प्रकार का आएगा, हाथी को चीर देता, इस प्रकार का अपन दृश्य। लेकिन कला क्या करेगी कि वो चीजें तो अपन पढ़ेंगे तो अपन को रियलाइज हो जाएगी, लेकिन क्या चीजों को और गहराई से समझ पाएंगे, तो अपन आंसर होगा हाँ समझ तो पाएंगे, लेकिन उतना अधिक नहीं जितना कला अपन को समझाती। जैसे कला में कोई अपने उस दृश्य का एक चित्रण बना दिया, हमारे सामने चित्र आ गया, तो अपन उस चीज को ज्यादा सरलता से समझ पाएंगे। जैसे मान लो किसी महिला के बारे में या किसी की सुंदरता के बारे में जो वर्णन किया गया है, भाई वो इस प्रकार की है, तो अपन ऐसे सोच सकते हैं भाई हाँ सुंदर होगी, लेकिन अगर उसके बारे में हमें चित्रण दिया गया है, जैसे मोनालिसा का चित्र, वैसे अगर हमारे सामने चित्र है तो अपन और गहराई से इस सुंदरता को नाप सकते हैं या सुंदरता को भाप सकते हैं, भाई वो कितनी सुंदर हुई थी या है। ठीक है, आगे देखते हैं। पहला, इतिहास और कला का क्या संबंध है। कला और इतिहास का एक दूसरे के पूरक है, पूरक मतलब जुड़ाव है दोनों में। अपने समय में समाज, संस्कृति और इतिहास का जीवंत दस्तावेज है। कला क्या है, कला अपने समय के समाज, संस्कृति और इतिहास का जीवंत दस्तावेज है। जीवंत का मतलब होता है ऐसा लगेगा कि वे चीजें आज भी मौजूद है, वो चीजें आज भी मौजूद है, अपन को लगेगा भाई वास्तव में हमारे सामने पड़ी। जैसे अपन बोलेंगे कि वो युद्ध लड़ा था इस प्रकार, वो इस प्रकार हुई थी, तो अपन जब चित्र देखें तो अपन को लगता है कि भाई हमारे सामने कोई युद्ध हो रहा। ठीक है, इस प्रकार कला है जो इतिहास का निर्माण है, जो और ज्यादा भाव कर सकती है। जैसे अजंता के चित्र हो गए, प्राचीन मूर्तियां हो गई। दूसरी ओर इतिहास कलाकृतियों के अध्ययन के माध्यम से ही कालखंड की सभ्यता, यानी उसकी उसमें वो सभ्यता कैसे रही, समाज कैसा रहा होगा, या उसकी प्रकृति क्या थी। जैसे अपन मानते हैं कि जहां पर मूर्तियों का अच्छे मूर्तियों का अलंकरण किया गया, उनको अच्छी तरह से सुसज्जित किया गया है, तो अपन मानते हैं कि उस समय कला उत्कृष्ट थी। अब जैसे मान लो एक अपन को लिखा हुआ मिले, एक महिला उस समय, भाई प्राचीन सभ्यता में महिलाओं के गहने होते थे, या पुरुष है जो इस तरह के आभूषण पहनते थे, इस तरह के वस्त्र पहने, तो अपन मान सकते हैं हाँ इस तरह होंगे। एक अपन को मूर्ति मिले जिसके ऊपर महिलाओं के आभूषण पहने हुए हो, पुरुषों के वस्त्रों को आकृति डिजाइन की हुई हो, तो अपन को लगेगा कि हाँ उस समय इस तरह के वस्त्र या उस तरह के आभूषण हुए होंगे, तो ज्यादा समझ पाएंगे, ज्यादा अपनी अभिव्यक्ति उसमें है जो ज्यादा ज्ञान है जो वर्दी होगा। अब देखो आगे, उस मानव विकास की अपन कहानी को भी समझ पाएंगे, यानी मानव का विकास कैसे हुआ उस कहानी को भी अपन आराम से समझ पाएंगे। आगे देखेंगे प्रकृति और स्वास्थ्य का क्या संबंध है, नेचर और हेल्थ उसका क्या संबंध है। देखो इधर प्रकृति और स्वास्थ्य का सीधा संबंध है, सकारात्मक सकारात्मक एकदम पॉजिटिव संबंध है, पॉजिटिव रिलेशन है। प्राकृतिक वातावरण जैसे पेड़ पौधे, शुद्ध हवा, हरियाली मानव के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखता है। यानी अगर नेचर सब कुछ, भाई पर्यावरण ठीक है, सब ठीक है, जैसे पेड़ पौधे हैं, नदियां हैं और समुद्र हैं, सारी चीजें हैं, जीव है, जंतु है, तो मनुष्य के यानी शारीरिक चीजों पर, स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि वो आराम से उसका स्वास्थ्य उत्तम होगा। ठीक है, अगर नेचर नहीं है, प्रकृति है ही नहीं, तो मनुष्य का वैसा हेल्थ या शरीर नहीं हो सकता जैसा कि वो प्रकृति के साथ हो सकता है। अब देखो आगे, मानसिक शांति भी नहीं मिलेगी, मन की शांति वैसे भी नहीं है तो नहीं मिलेगी, वो तनाव में मुक्ति नहीं मिलेगी। किसी प्रकार का तनाव है तो अपन वो रियलाइज नहीं कर पाएंगे, उस चीज को अपन समझ नहीं पाएंगे, बैठे रहेंगे। तो फिर अपन कहते अगर प्रकृति गोद में जाके थोड़ी देर अपन सुकून से सोचे भाई ऐसे कैसे हुआ वो चीजें सारी, तो अपन को धीरे धीरे रियलाइज होगा कि हाँ सारी चीजें सही है। दूसरा है प्रकृति सबसे बड़ा माध्यम है जिसका प्रभाव सीधे हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, यानी प्रकृति वो चीज है जो हमें सबसे ज्यादा इफेक्ट प्रभावित करती है, क्योंकि प्रकृति से जो भी चीजें हमें प्राप्त होती है या जो भी चीजें हमारे आसपास होती है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हमें करती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब जो है हमारा भाग ब आ गया, जल्दी से पढ़ रहे हैं अपन।
और अगर आप इस चीज को विस्तृत पढ़ना चाहते हो भाई, आपको लगे कि भाई ये मॉडल पेपर तो ठीक है, इससे पास हो सकते हैं या अच्छे नंबर आ सकते हैं, और भी अगर अच्छा करना है, आपको ज्ञान वृद्धि करनी, तो हमारी जो एग्जाम टॉपर की सीरीज है वो आप खरीद सकते हैं या टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जहां पर जो मॉडल पेपर जो अपन यहाँ पढ़ा रहे हैं या और अच्छे प्रश्न बन सकते हैं, उन प्रश्नों पर भी चर्चा की गई, वो प्रश्न भी दिए गए। और टेस्ट जो 1 वीक सीरीज है उसमें तो सारे प्रश्न, सारे जो यूनिट है उस सबको है जो अच्छी तरह से समझाया गया है, समाहित किया गया है। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं अपन। अब है पहला प्रश्न, रचनात्मक अभिव्यक्ति का है। पहला, अवलोकन, धारणा, कल्पना और रचनात्मक अभिव्यक्ति के विभिन्न चरणों का विस्तार से वर्णन करना है। अवलोकन करना का मतलब किसी चीज को देखना, फिर उसके बारे में धारणा बढ़ाना यानी एक सोच बढ़ाना, फिर अपन उसके बारे में कल्पना करना यानी इमेजिन करना, भाई वो कैसी और अच्छी हो सकती है या इतनी अच्छी हो सकती है, फिर उसके बारे में रचनात्मक अभिव्यक्ति के बारे में सोचना, उसके कई चरण हो सकते हैं, उस चरणों के बारे में अपन को पढ़ना है। अब देखो इधर, रचनात्मक अभिव्यक्ति, अवधारणा, चरण, प्रकार और लाभ और सीमाएं, ये सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। पहला, कला के क्षेत्र में किसी भी मौलिक कृति का निर्माण अचानक नहीं होता। मौलिक कृति का मतलब क्या? मौलिक का मतलब होता है कोई चीज अपन हाथ से बना रहे वो मौलिक है। ठीक है, तो मौलिक चीज को अचानक निर्माण नहीं होता, उसके पीछे हमारी जो मानसिक क्रिया है या अपनी जो व्यवहारिक क्रिया है वो सारी उसकी यात्रा लंबी चलती है। यात्रा मतलब एक लंबा प्रोसेस चलता है, उसके बाद ही अपन किसी चित्र का निर्माण कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं कहूं कि मुझे पशु का चित्र बनाना है, अब मेरे मन में सिर्फ पशु का चित्र आया, अब बाद में मैं सोचूंगा नहीं मुझे घोड़े का चित्र बनाना, मैंने ये सोचा, फिर मुझे पता चला कि मेरे मन में ये तो कल्पना आ गई, फिर मैंने उसके बारे में धारणा बनाई घोड़ा कैसा हो सकता है या कैसा होता है, फिर मैं उसको व्यवहार में लाऊंगा। व्यवहार मतलब अब मैंने घोड़े के बारे में क्या क्या देखा या क्या जानता हूं मैं, वो सारी चीजें मैं अपने एक प्रश्न पर उकेरूंगा, तब जाके जो वो चरणों से गुजरेगी, चरण मतलब एक प्रोसेस से गुजरेगी, तब जाके ही उस कला का निर्माण हो सकेगा। ठीक है, तो ये होता है प्रोसेस। व्यवहारिक यात्रा होती है जिसे हम रचनात्मक अभिव्यक्ति की प्रक्रिया कहते हैं। इसके मुख्य 4 चरण होते हैं। एक कलाकार कल्पना को साकार रूप प्रदान करता है, यानी एक कलाकार होगा वो अपनी कला को, अपने जो आर्ट है उसको साकार अच्छा रूप है जो देकर जो चीज का इजाद करेगा। ठीक है, अब है तो पहला है अवलोकन। अवलोकन का मतलब ऑब्जर्वेशन यानी चीज को ऑब्जर्व करना। ठीक है, अब अपने यह रचनात्मक का सबसे पहला और बुनियादी चरण है। कलाकार अपने आसपास की जो दुनिया है, प्रकृति है, जो मानव आकृतियां है या फिर जो रंग है, घटना है, उनको बहुत ही गहराई और संवेदनशीलता मतलब पूरे होशो हवास से उस चीज को बारीक से अवलोकन करेगा, यानी देखेगा, पहले ऑब्जर्व करेगा भाई ये किस तरह की चीज है, और फिर उन्हें मस्तिष्क में रिकॉर्ड करेगा। फिर वो जैसे मान लो मैंने समुद्र देखा, मैंने घर देखा, पहले मैं घर के बारे में सारी डिजाइन सोचूंगा, भाई घर मतलब इस तरह का कोई फॉर्मेट होगा, ये मैंने उसको अवलोकन किया, ऑब्जर्व किया ना भाई ये सारी चीजें हैं, उस सारी चीज को मेरे मस्तिष्क में रिकॉर्ड कर दी। अब जब भी मेरे कोई घर पूछेगा या मेरे मस्तिष्क के आसपास घर शब्द गूंजेगा, तो मुझे अब कहने की आवश्यकता नहीं है, मुझे अपने आप वो मस्तिष्क का फॉर्मेट याद आएगा कि घर इस तरह डिजाइन का हो सकता है। आई बात समझे? आगे देखते हैं। दूसरी चीज है धारणा। धारणा क्या है? जब किसी वस्तु को हम देखते हैं, देख तो लिया, हाँ, फिर अपने जब किसी वस्तु को अपन देखते हैं ना, ऑब्जर्व करने के बाद अपन देख लिया, उसके बाद तो हमारा मस्तिष्क उस जानकारी को कैसे ग्रहण करता है, ग्रहण का मतलब वो हमारे मस्तिष्क से किस तरह से डालता है। पहले अपने भाई देख अवलोकन तो कर लिया, अब अपन को करना है वापस धारणा बनानी है, भाई वो किस तरह से हो सकता है, तो फिर और उसका क्या अर्थ निकलता है, भाई वो जो चीज सोची है उसका अर्थ क्या है, उसकी डिजाइन क्या है। फिर एक कलाकार उस धारणा को व्यक्तिगत सोच यानी जैसा वो सोचता है या जो उसके अनुभव है, जो भावनाओं के आधार पर है, जो अलग होती है, वो सारी चीजें उसमें सम्मिलित करें। यानी जैसे मान लो सोच तो लिया, उसके बाद वो अनुभव अपने देखेगा। अनुभव मतलब भाई उस चीज को देखने से पहले उस व्यक्ति, वो जो कलाकार है, उस चीज के बारे में क्या क्या चीजें है जो जानता है, वो सारी चीजें जो धारणा में आ जाएगी। आगे देखते हैं। बेसिक चीजें हैं जो अपन देख। तीसरा है कल्पना, इमेजिनेशन। ये रचनात्मक का सबसे जादू यानी सबसे अच्छा चीज है कि अपन पहले उस चीज के बारे में इमेजिन करेंगे, कल्पना करेंगे, भाई ये चीज ऐसे हो सकती है। महत्वपूर्ण चरण है, इस चरण में कलाकार अपनी धारणा और यादों को एक नया रूप देता है। कल्पना के बिना कोई कलाकृति मौलिक और रचनात्मक बन ही नहीं सकती। अगर अपन इमेजिन नहीं करेंगे, कल्पना नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं,
तो कोई भी कलाकृति मौलिक नहीं बन सकती। कैसे? अपने को चीजें याद तो है, मानसिक रिकॉर्ड तो है, वापस अब उसके बारे में सोच नहीं रहे। जैसे मान लो मुझे पता तो है कि घोड़ा किस प्रकार का, अब उस चीज के बारे में मनन नहीं कर रहा हूं, मैं सोच नहीं रहा हूं भाई और अधिक कैसे उसको अच्छा बना सकते हो, तो मैं उसको जो कुछ भी अंग को सही दिशा नहीं दे पाऊंगा। तो सबसे जो इन चरणों में सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है कल्पना करना, यानी इमेजिन करना, सोचना उसके बारे में कि उसको कितना परफेक्ट अपन बना सकते हैं। ठीक है, हाँ। अब चौथा है रचनात्मक अभिव्यक्ति यानी क्रिएटिव एक्सपीरियंस। यह हम पूरी प्रक्रिया के अंतिम और व्यवहारिक चरण है। इस चरण में कलाकार अपने मन में चल रही कल्पना को वास्तविक रूप दे देता है। बाद में जब ये सारे चरणों से गुजरकर बाद में उसको लगता है कि मुझे अब जो रचना करनी है, नई क्रिएटिव दिखानी है, तो वो अंतिम चरण में ये करेगा, उस चीज को बना देगा। और जब बनाएगा तो उसकी जो मौलिक अभिव्यक्ति है, जो कल्पना है, जो धारणा है, वो सारी चीज उसमें लग जाएगी और वो चीजें जो वास्तविक रूप से अपन को दिखनी नजर आ जाएगी। तो विभिन्न माध्यम में, जैसे कागज हो, चाहे कैनवास हो, चाहे रंग मिट्टी या छन्नी से, छन्नी मतलब अगर मूर्ति बना रहा है छन्नी का उपयोग करेगा, तो उपयोग करके वो चीज को बना देगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब है अथवा में जो दूसरा प्रश्न है वो है रचनात्मक अभिव्यक्ति के विभिन्न प्रकार क्या है। तो प्रकारों को समझेंगे, प्रत्येक प्रकार के लाभों और सीमाओं पर चर्चा करें। प्रत्येक जो प्रकार है उसके लाभ क्या है, उसकी सीमाएं क्या है, उसके बारे में जो चर्चा करेंगे। कलाकार अपनी भावनाओं यानी जो इमोशंस होते हैं उसको प्रकट करने के लिए अलग अलग माध्यमों को चुनाव करते हैं। अलग अलग मतलब विभिन्न प्रकार के, जैसे उसके मन में जो सोच है उसके अकॉर्डिंग वो सोचेगा, उसके इमोशन के हिसाब से वो सारी चीजें। अब देखो, पहला है दृश्य कला। दृश्य कला विजुअल जो आर्ट्स है, जो दिखने अपन को दिख रही है उसमें, जैसे पहले में उसके अंतर्गत जैसे चित्रकला हो गया, मूर्ति कला हो गया, रेखा चित्र हो गया, वास्तुकला आती है। ये चार चीजें ये जो दिखनी होगी, कौन कौन सी, ये विजुअल आर्ट्स में आएगा या दृश्य कला में आएगा। पहली चित्रकला, मूर्तिकला, रेखा चित्र और वास्तुकला आती है। इसमें रंगों के आकारों, रेखाओं, सतहों का उपयोग करके अभिव्यक्ति की जा सकती है। यानी इसमें अपन अभिव्यक्ति मतलब चीजों को बाहर कैसे ला सकते हैं, या तो उसमें रेखा चित्र बना के, या अपन मूर्तिकला के माध्यम से, या चित्रकला के माध्यम से, इस तरह से अपने जो अभिव्यक्ति उसको बाहर ला सकते हैं। ये भी एक प्रकार है। ठीक है, किसका, रचनात्मक अभिव्यक्ति का। हाँ, दूसरा है प्रदर्शनकारी कला यानी परफॉर्मिंग आर्ट्स। जैसे मान लो वो तो हो गया विजुअल, अपन को दिखने होगी चीजें। अब अपन कहेंगे कि वही चीजें जो एक कलाकार अपने शरीर के हाव भाव से, आवाज से, या फिर अपन कह सकते हैं कि एक रोमांचक अदा से, या जो किस प्रकार से वो प्रस्तुत करता है उसके बारे में। जैसे मान लो ये कलाकार अपना शरीर या आवाज या हाव भाव का प्रयोग करता है, जैसे मान लो उसे संगीत कर दिया, या नृत्य है, नाटक है, या अभिनय है। यह कला समय आधारित होती है और दर्शकों के सामने जीवित रूप से प्रस्तुत की, जीवंत का मतलब सामने दिखाई जाती है। तो इस तरह से जो कला होती है, मतलब कहने का मतलब एक मूर्त वो तो अपन आकार देते हैं, यहाँ पर एक जो कलाकार है वो स्टेज पर आकर हमें सामने ये सारी गतिविधि करता है, यानी गाना गाता है, या अपन बोल सकते हैं उसको वो डांस करता है। ये सारी चीजें जो हमारे सामने होती है, प्रत्यक्ष होती है, तो अपन कह सकते हैं ज्यादा जीवंत कला है। अब तीसरी कला, साहित्य कला। इसमें क्या है, जब रचनात्मक शब्दों के माध्यम से प्रयोग जाता है, जैसे कविता है, कहानी है, उपन्यास हो, चाहे निबंध हो, चाहे नाटक लेखन हो, यहाँ शब्दों के माध्यम से पाठक के मन में चित्र उकेरे जाते हैं। यानी कोई भी कहानी, जैसे मान लो आपने एक कहानी ऐसी लिखी जिसमें एक बड़ा सा उपन्यास लिख दिया, नाटक लिख दिया, जो पढ़कर लोग आंसू बहाते। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके सामने ऐसा चित्र प्रस्तुत किया गया, वास्तव में दयावान स्थिति दिखाई गई, या विरह की व्यवस्था दिखाई गई, जहां पर लोग पढ़कर आंसू बहाते हुए। तो ये भी एक कला है, एक आर्ट है कि वो व्यक्ति को किस तरह से उसके मन में चित्र रोक सकता है, उसको क्या क्या उस जो अपन कह सकते हैं जो उसमें जो कैरेक्टर है उसको क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या चीजें उन्होंने फेस की है, तो जो व्यक्ति है वो पढ़कर इस तरह के जो भावुक होगा भाई इन्होंने इनके साथ ये चीजें हुई है। तो ये भी एक आर्ट का हिस्सा है। अब है व्यवहारिक या अनुप्रयुक्त कला, अप्लाइड आर्ट्स है। ये कला मुख्य उद्देश्य सौंदर्य के साथ साथ उपयोगिता भी है। जैसे वो ग्राफिक्स डिजाइन हो गया, या फैशन डिजाइन हो गया, इंटीरियर डिजाइन है। ये मतलब सौंदर्य के साथ साथ उपयोगिता, यानी हमारे लिए जो उपयोग आए, जो चीजें वास्तव में एक बार बना के हमारे सामने ही चीजें बनेगी, लेकिन वो चीजों को अपन वास्तविक रूप से देख सकते हो, आप सामने पड़ी है, उपयोग में आ रही है, तो वो चीजों को अपन बोलेंगे उपयुक्त या व्यवहारिक और अनुप्रयुक्त एंड अप्लाइड आर्ट्स के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब है, अब इनमें क्या क्या चीजें हैं जो रचना अभिव्यक्ति लाभ क्या है। हाँ,
अब देखो आगे, पहला है कि मानसिक शांति और तनाव से मुक्ति मिलेगी, यानी इस कला से अपन को क्या थेरेपी मिल सकती है, क्या अपन को सहारा मिल सकता है कला के आर्ट के माध्यम से। पहला है कि अपने मन को शांति मिलेगी, या अपन मन को थोड़ा हल्का कर सकता है उन चित्रों को देखकर, उन अभिव्यक्तियों को देखकर, उन चीजों को पढ़कर, उन चीजों को देखकर, ये सारी चीजें। तो पहला है कि कला बहुत बड़ी थेरेपी का माध्यम है, जो मन में दबी हुई खुशियां या दुखों को जो सुरक्षित रूप से बाहर निकालने और तनाव का कम करती है। यानी अपन कला के माध्यम से, या इसको जैसे मान लिख कर, बोलकर, या जो चित्र उकेर कर, इन सारी चीजों से अपन है जो अपने मन के जो तनाव है, जो मन में दबी हुई इच्छा है, उनको बाहर ला सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा है मौलिक सोच और समस्या का समाधान की क्षमता है। जैसे रचनात्मक कार्य के इंसान सोचने का दायरा विस्तृत होता है और वह लीक से हटकर समस्याओं का समाधान करना चाहता है। यानी जो व्यक्ति जिस दिशा में जा रहे, वो अगर एक कलाकार होगा तो उस दिशा में नहीं जाएगा, वो कुछ हटकर काम करेगा, वो कुछ अलग होकर अपना जो नया समायोजन, नया एडजस्टमेंट तैयार करने की जो योजना के बारे में सोचेगा, क्योंकि वो कल्पना करेगा। कलाकार क्या करता है, कल्पना करेगा, कल्पना करेगा तो उस लीक से हट जाएगा जो पहले लोग चल रहे हैं। ठीक है। अब तीसरा आत्मविश्वास और पहचान। अब पहले तो एक कला से सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, मतलब समान आएगा, भाई उसको सोचेगा भाई मैं कर सकता हूँ। ठीक है। दूसरा है वो कला के माध्यम से उसको पहचान भी मिलेगी, उसको एक नई आइडेंटिफाई होगी, भाई ये कलाकार है, ये सर्जन है। वे व्यक्ति तो खूब सारे होते हैं, लेकिन एक नया अगर अपन पास कुछ भी स्कोप है तो अपन उसको अगर लगाएंगे तो लोग कहेंगे भाई हाँ ठीक है, इसमें टैलेंट है। तो वो सारी चीजें मिली। जब कल्पना सुंदर कृति के रूप में बदलती है तो कलाकार गहरी आत्म संतुष्टि होती है, उसको समाज में विशिष्ट पहचान भी प्राप्त होती है। समाज में अलग नजरिए से देखेगा कि ये कितना अच्छा मूर्तिकार है, ये कितना अच्छा लेखक है। अब अपन के लिए लोग तो सारे पढ़ते हैं, लेकिन लिखते जो लोग हैं उनको लोग याद करते हैं, भाई ये इसने जो इतना अच्छा, जैसे अपन प्रेमचंद को याद करते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छा लिख के गए, तो अब वर्षों वर्षों तक उनको याद रखा जाएगा। जैसे कोई मूर्तिकार है जो मूर्ति बना के जाए, उनको याद रखेगा, तो उनका समाज में विशिष्ट स्थान बन जाएगा। किनका? जो कलाकार हैं, जो आर्ट में अच्छे हैं। अब ये लाभ है हमारे, भाई ये तनाव से मुक्ति मिलेगी, मौलिक सोच होगा, विश्वास आएगा, पहचान मिलेगी। अब सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संरक्षण भी मिलेगा। अब कला से अपन को, जैसे मान लो कला के अपन संस्कृति को सजो सकते हैं, हमारे जो रीति रिवाज है उनको अंकन करके अपन आगे अगली वाली पीढ़ी को ट्रांसफर कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ये सारी चीजें। और आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित जीवंत दे सकते हैं, आगे वाली पीढ़ियां है जो इस तरह की सुरक्षित चीजें है जो उन तक पहुंचा सकते हैं, उनको हैंड ओवर करा सकते हैं, भाई हाँ इस तरह की है जो कला थी। अब जैसे अपन टेम्परेरी के बारे में पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं वो सारे प्राचीन लोग इस चित्र बनाए, अगर उन्होंने चित्र नहीं बनाया, आर्ट नहीं बनाया होता, तो अपन उस चीज को क्या समझते। तो ये सारी चीजें हैं कि अपन ज्यादा समझा सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ, अब है उसकी सीमाएं और निष्कर्ष क्या है, यानी उसकी सीमाएं क्या है भाई। हाँ, सीमा ये पहला है कि माध्यम संसाधनों की निर्भरता, यानी कला को बनाएंगे तो अपने पास माध्यम भी तो होना चाहिए, भाई कोई ना कोई माध्यम होगा तो ही बना पाएंगे। जैसे पहली चीज है कि अगर हमारे पास रंग है, कैनवास है, अगर उसके औजार है, अगर इसकी कमी है या कमी का कारण है, तो हमारे मन में विचार दबे रह जाते हैं। यानी अगर मैं चाहूं कि मुझे चित्र बनाना है, मेरे पास पेंसिल ही नहीं है, तो वो विचार मेरे मन में रहेंगे, क्योंकि अगर पेंसिल नहीं है तो कर नहीं पाऊंगा। या जैसे मान लो मैं लिखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं नहीं लिख पाऊंगा, या लिखने के लिए मेरे पास कागज ही नहीं है, तो वो चीजें मेरे हमेशा दबी रहेगी। ठीक है। हाँ, दूसरी चीज है कौशल और तकनीक की सीमाएं, यानी सुंदर विचार कैनवास या मिट्टी पर उतारने की सही तकनीक कौशल न होने से अभियुक्त अधूरी रह जाती है। यानी अपन को सुंदर विचार आ गया, लेकिन हमारे पास उसमें कैनवास नहीं है, रंग नहीं है, तो जैसे मान लो पेंसिल से स्केच तो बना दिया, उसको रंग से नहीं भरा, तो भी सोचूंगा भाई इस तरह से नहीं बना सकता, तो भी वो इच्छा है जो मन में रह जाएगी। अब तीसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध। समाज विरोध करेगा अगर अपन कुछ चीजें ऐसी लिखेंगे या बनाएंगे जिसका समाज विरोध करेगा, तो भी अपन इच्छा दब रहेगी। सेंसरशिप, ये तो सेंसरशिप तो बड़ा शब्द है। जैसे सेंसरशिप का मतलब किसी पर रोक लगा देना, जैसे अखबार छापने पर रोक, ऐसे जैसे मान लो अपन कुछ समाज की बुराइयों के बारे में लिखना चाहते, जैसे मान लो किताब लिखना चाहते और समाज ने उस पर रोक लगा दी, भाई नहीं नहीं इस तरह की किताब आप नहीं लिख सकते, तो अपन क्या हुआ, हमारे जो उस चीज के बारे में जो इच्छाएं थी वो दब गई, भाई अपन नहीं लिख नहीं पाए या छाप नहीं पाए, उसके ऊपर सेंसरशिप लग गई, दबाव आ गया, सामाजिक विरोध हो गया, तो उस चीज को अपने रोक दिया। तो यह भी हमारी इच्छाएं दबाने का एक कारण हो सकता है। क्रिएटिव ब्लॉक यानी मानसिक ठहराव भी हो सकता है, इसकी मुख्य व्यवहारिक सीमा है। अब निष्कर्ष, सीमाओं के बावजूद एक कला का माध्यम व्यक्ति के आत्मिक शांति दे सकती है, समाज को नई दिशा दे सकती है, और इतिहास को विशिष्ट पहचान
कराने का सबसे सशक्त यानी स्ट्रॉन्ग जो जरिया है वो क्या है, वो है कला। आगे देखते हैं। अब है एकता में, कला में एकता का सिद्धांत। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे तीसरा प्रश्न, कला या डिजाइन में एकता का सिद्धांत क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। कला और डिजाइन में मूल सिद्धांत क्या है, एकता का प्रभुत्व। एकता यानी यूनिटी का महत्व क्या है, इसका अर्थ यह है कलाकृति सभी तत्व जैसे रेखा, रंग, रूप, तान, बनावट एक दूसरे की तरह जुड़े हुए होने चाहिए, तो अलग अलग न लगकर पूर्ण इकाई के रूप में दिखाई देना चाहिए। यानी कला में अगर एकता नहीं है, जैसे जो भी सारी चीजें अपन को दिखाई दे रही है, अगर वो एक डिजाइन में नहीं है, एक तरह से रंग रूप समायोजन सही तरह से एडजस्टमेंट नहीं है, तो फिर वो कला को अपन नहीं दे पाएंगे। क्योंकि जैसे मान लो मैंने वही तो चीजें बताई, अपन छोटे प्रश्नों में समझ चुके हैं कि जैसे मान लो पेड़ का कलर हरा है, अगर उसको येलो करेंगे तो समायोजन सही नहीं है। तो कला में समायोजन होना बहुत जरूरी, एकता होनी जरूरी है। ठीक है, हाँ अब देखेंगे यहाँ पर। हाँ, अब है सामंजस्य। सामंजस्य मतलब एडजस्टमेंट, पूर्णता का एहसास। यानी अगर यह कलाकृति बिखराव को रोककर दर्शक को सुखद पूर्णता का भाव प्रदान करता है, पहली चीज दर्शकों का ध्यान केंद्रित करता है। यानी कला अगर अच्छी है तो दर्शकों ध्यान भ्रमित होगा नहीं, वो दर्शक है जो उस कलाकृति को देखते रह जाएंगे। तीसरा है कलात्मक संतुलन और सौंदर्य, रंगों की अधिक भिन्नता या आकारों का बेमेलपन है, यानी मतलब बेमेल मतलब एडजस्ट नहीं है सही से, तो भी लोग उसको नहीं देखेंगे। और नियंत्रित करके प्रभावशाली दृश्य अपन संतुलन बनाया जा सकता है। यानी अगर अपन बेमेल नहीं करेंगे, उसको अच्छी तरह से संतुलन करेंगे, तो भी कलाकृति हमारी अच्छी हो सकती है। आगे देखेंगे विचार और संदेश की स्पष्ट अभिव्यक्ति, मुख्य विषय समर्थन खड़ा करके कलाकार के मूल उद्देश्य को बहुत मजबूती दे सकता है। यानी अगर हमारा विचार जो संदेश है, अगर उस कला के माध्यम से हमने स्पष्ट कर दिया है और सामने वाले जो पाठक है या जो दर्शक है उसको समझ में आ रहा है भाई ये कहना क्या चाह रहा है या दिखाना क्या चाह रहा है, तो हमारी कला जो सक्षम है उस चीज में कि अपन उस चीज को आगे बढ़ा पाएंगे। अन्यथा वो कला हमारी निष्क्रिय है या अपन कह सकते हैं फिजूल है। ठीक है, हाँ अब देखो आगे। अथवा में प्रभुत्व के सिद्धांत का क्या महत्व है, इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। प्रभुत्व, प्रभुत्व कला का वह नियम है जिसके तहत कलाकृति के विशिष्ट भाग, आकृति या तत्वों को सबसे अधिक आकर्षण या महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है, जैसे फोकल पॉइंट है, ताकि दर्शक की नजर सबसे पहले उसी पर पड़े। जैसे मान लो आकृति अपन बहुत विस्तृत बता रहे, जैसे मान लो एक किसी का पशु का चित्र बना दिया हमने, लेकिन उसकी आंख को इतनी गहराई से बनाया है, लगता है कि ये आंख उसकी रियलिस्टिक है, वास्तविक लगाई हुई आंख है। तो पूरी मूर्ति को देखकर हम सिर्फ उस आंख को ऑब्जर्व करेंगे, आंख को ही देखेंगे कि ये है जो रियल हो सकती है। तो अपन को चित्र वगैरह इस तरह से बनाना है कि किसी एक बिंदु पर हमारी नजर है जो पड़ी रहे, वो किसी नजर को हटाने की आवश्यकता न पड़े। अपन को सोचने में लग जाए कि भाई ये इतनी सुंदर कैसे हो सकती है, यानी कि वो हूबहू नजर आनी चाहिए। अब देखो आगे। अब पहला है विपरीतता का विरोध। हाँ, हल्के रंगों के पृष्ठभूमि भी बीच में मुख्य आकृति में गहरे और अत्यंत चमकीलों को बनाना, यानी जो आकृति है उसमें जहां पर गहरे रंग है गहरे, जहाँ फीके रंगों का उदाहरण देना फीके रंग, या चमकीले रंगों का जैसे आंख है उसके चमकीले, या उसके बालों को थोड़ा चमकीला करेंगे, तो अपन उस गहराई से जो देख सकेंगे, अपन को लगेगा कि ये चीज वास्तव में है। आकार और परिमाण यानी साइज एंड स्केल मुख्य तत्व है। अगर उसकी साइज और स्केल वो अगर सही नहीं है, तो अपन कहेंगे भाई ये चीज क्या है, भाई वो उसका तालमेल ही सही नहीं बैठ रहा। अब तीसरी है स्थान और स्थिति, यानी अलगाव, मुख्य आकृति चित्र के केंद्र में रखना और समूह में थोड़ी दूरी पर अकेला दर्शाना है। यानी जो मुख्य आकृति होगा उसको थोड़ा अपन बीच में दिखाएंगे, बाकी वाले आकृति को थोड़ा दूर। यानी जैसे अपन एक मोर चित्र के बारे में बता रहे, तो मोर को तो थोड़ा व्यापक बनाएंगे और थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, और जो बाकी वाली हरियाली है या जो पेड़ पौधे उसको थोड़ा सा ऐसा दूर दिखाएंगे, तो लगना चाहिए कि मोर है उसके आसपास में हरियाली है। अपन उसके आस पड़ोस में हरियाली दिखे, ऐसे लगेगा कि मोर है जो उस पेड़ पौधों के अंदर घुसा हुआ है। तो ये सारी चीजें है जो अपन को देखनी है। अब देखो आगे, रेखा और दिशा को, डायरेक्शन जो लाइन है उसको सहायक रेखाओं या आकारों को इस तरह से मोड़ना है जो प्रत्यक्ष रूप से किसी बिंदु के इस ओर इशारा करे। यानी अपन जो सहायक रेखा है उनको इस तरह से जोड़ेंगे, लग रहा होगा कि उस चीज को दिखाने की तरफ हमें क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब है टेम्परेचर के बारे में, जो अपन छोटे प्रश्नों में चर्चा कर चुके।
टेम्परेरी चित्रकला ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, यानी इतिहास से जुड़ी हुई उसकी पृष्ठभूमि क्या है, तकनीकी पर एक निबंध लिखना है। जैसे अब सबसे पहले तेल रंगों का आविष्कार से पहले संसार भर में टेम्परेरा तकनीक ही सबसे मुख्य माध्यम थी, यानी जब ऑयल पेंटिंग की शुरुआत हुई उससे पहले सबसे अगर चित्रकला का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था तो वो था टेम्परेरा। ठीक है, अब आगे देखेंगे। प्राचीन काल और मध्यकालीन युग में मिस्र के मम्मी, मम्मी मतलब जो मिस्र में लोगों को जो रखा जाता है, जो डेथ बॉडीज होती है उनको मम्मी बोलते हैं। मम्मी के जो बक्से होते हैं जिसमें उस रखा गया, उनको जीवित रखा नहीं जा सकता, और मरे जो लोग होते हैं उनकी जो डेथ बॉडीज होती है उनको एक बक्से में रख भर के कुछ सालों तक रखा जाता है, जिसको अपन बोलते हैं वो मर्त शरीर को मम्मी बोलते हैं। ठीक है, और प्राचीन रोम में मध्यकालीन यूरोप पर चर्च के जो पैनल होते थे उन पे चाहे ग्यूतो हो, चोली उसका नाम है, इसका व्यापक उपयोग किया जाता है। टेम्परेरी का चित्र या तो उस जो मम्मी थे उसके बक्सों पर दिया जाता था, या फिर है जो उनके जो अपने होते थे भित्ति चित्र यानी चर्च वगैरह के, वहां पर भी इस तरह का टेम्परेरी का इस्तेमाल किया जाता है। टेम्परेरी एक चित्रकला है। चित्रकला का स्वर्णिम स्थान, जैसे टेम्परेरी का जो स्वर्णिम स्थान भारत के बारे में अपन चर्चा करेंगे तो अपन कहेंगे कि अजंता और एलोरा की जो गुफाएं उसमें जो चित्र बने हुए वो किसके हुए, वो है अपने भित्ति चित्र हैं, या फिर अपन कह सकते हैं टेम्परेरी है। भारत में जो पारंपरिक लघु कथा है, चाहे मुगल हो, चाहे राजस्थानी हो, चाहे पहाड़ी हो, इसमें इस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यानी मुगल हो, चाहे राजस्थानी कला हो, चाहे भारत भर में जो भी कला विकसित हुई है उसमें सबसे पहले जो चित्र मिले वो टेम्परेरी शैली से ही मिलते हैं। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब है टेम्परेरी शैली का माध्यम। पहला है सूखे रंगों को चूर्ण पानी में घुलनशील माध्यम से, या अंडे की जर्दी है जो एग योल्क है उनको प्राकृतिक गोंद या सरेस से मिलाया जाता था। यानी सूखे रंग थे उनको घुलनशील यानी द्रव पदार्थ उसमें घोला जाता था, जिसमें अंडे की जर्दी वगैरह डाल के, और फिर उसको पक्का रंग के रूप में जो तैयार किया जाता था। दूसरा धरातल सरफेस, चित्रण को एक लकड़ी या बोर्ड के जेसो पर, चौक पाउडर और सरेस का मिश्रण उनको जेसो बोलते हैं, इस पर कई परतें लगाकर धरातल को अत्यंत सपाट और चिकना बनाया जाता था। पहले खूब सारी परतें होती थी, उस परतों को लगाकर थोड़ा एकदम समतल एकदम सरफेस बनाया जाता था, उसके ऊपर चित्र उकेरे जाते थे। अब चित्रण विधि, टेम्परेचर बहुत ही जल्दी सूखता था, इसलिए उसे बारीक रेखाओं से हैचिंग, यानी हैचिंग मतलब लाइनिंग और क्रॉस हैचिंग जैसी तकनीकों का छाया प्रकाश का प्रभाव भी दिखाई देता था। यानी वो जो टेम्परेचर है जो पेस्ट है वो जल्दी सूख जाता था, तो जल्दी सूख जाता था, फिर उसको जो उसकी जो लाइनिंग बनेगा स्पष्ट भी दिखाई देती थी। हाँ, अब देखो आगे। अब है तेल चित्रकला, अथवा में तेल चित्रकला के लिए तेल मतलब ऑयल पेंटिंग ये लिखा हुआ है। अब देखो आगे उसके चरण और विस्तार को समझना आपको। 15वीं शताब्दी में यूरोप में वेन, अब आपको ये समझना है चित्रकला से जो ऑयल पेंटिंग उससे पहले कौन सी पेंटिंग थी, तो अपन कहेंगे टेम्परेरा। कौन सी है, टेम्परा। उससे बाद में है जो ऑयल पेंटिंग का विकास हुआ, जो 15वीं शताब्दी में यूरोप के वैन आइक भाइयों ने व्यवस्थित रूप से दिए जाने वाले तेल चित्रकला का आधुनिक सबसे ज्यादा लोकप्रिय और लचीला बन गया। आज अगर अपन बात करें तो सबसे ज्यादा लोकप्रिय आर्ट कौन सा है चित्रकला में, तो वो है ऑयल पेंटिंग, क्योंकि ऑयल पेंटिंग ज्यादा प्रभावशाली, ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा है जो अपन को रियलिस्टिक लगता है। अब देखो आगे, रंगों का संयोजन, रंग के पिगमेंट जो होते हैं उसको सुखाने के लिए तेल हो यानी अलसी का तेल हो के साथ मिलाया जाता है, और रंगों को पतला करने के लिए तारपीन का उपयोग भी किया जाता है। तारपीन और ऑयल को मिलाकर, जो सरसों का होता है या अपन बोल रहे अलसी का तेल होता है, इन दोनों को मिलाकर एक पेस्ट तैयार किया जाता है, और ये ऑयल पेंटिंग में उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, पहला है कैनवास तैयार करना। पहली चीज है लकड़ी का फ्रेम पर कसे सूती जो कपड़े, जैसो, जैसो मतलब वो अपने चूने का मिश्रण पड़ा था, 2-3 परतें लगाकर प्राइमर तैयार किया जाता है ताकि तेल कपड़े को खराब न करे। पहले कपड़े के ऊपर खूब सारी परतें लगाई जाती है, परतें मतलब एक के ऊपर एक कलर किए जाते ताकि जो कपड़े ऑयल से या ऑयल पेंटिंग से जो कपड़ा है वो खराब न हो। दूसरा रेखा चित्र, अंडरलाइन, तारकोल या बहुत पतले रंग को मुख्य आकृतियों से खाका तैयार किया जाता है, खाका मतलब संरचना तैयार की जाती है। तीसरा चरण है प्रथम चरण, ब्लॉकिंग, फैट और लेन नियम का पालना करते हुए शुरुआती पतली परत लगाई जाती है जिसमें तेल कम और तारपीन अधिक होता है। 3-4 तो परतें पहले होती है, फिर उसके बाद तारपीन लगाया जाता है अलग से, ताकि वो जो ऑयल यानी तेल का जो चित्रण है वो कपड़े के आर पार नहीं हो, कपड़ा खराब उसे नहीं हो, इसलिए ये सारी सावधानी रखी जाती है, परतें चढ़ाई जाती है। आगे देखते हैं।
विस्तार और विवरण डिलीटिंग, धीमे सूखने के कारण कला का रंग मिलाने और विवरण को सुधारने का अवसर प्राप्त हो जाता है। ऊपरी परतों को तेल की मात्रा बढ़ाई जाती है, बाद में जो परतें होती है उसमें धीरे धीरे तेल की मात्रा बढ़ाई जाती है ताकि जो उसमें चमक है या अपन कह सकते हैं वो सारी चीजें है जो आराम से अपन को स्पष्ट दिखाई दे सकते हैं जिन चित्रों को अपन बना रहे हैं। अब फिनिशिंग और वांसिंग, फिनिशिंग लास्ट में अपन को दिखाना है कि वो कितना प्रश्न है जो चिकना हो सकता है। चित्र पूर्ण रूप से सूखने के उपरांत उसकी सुरक्षा, चमक और स्थायित्व देने के लिए पारदर्शी वो जो वार्निश है उसकी सुरक्षा तो परत है जो चढ़े जाए। उसके बाद जब चित्र बन जाता है उसके बाद वार्निश की जाती है ताकि वो जो ऑयल है जो जिन चित्रों का मिश्रणों को तैयार किया गया है वो उसके बाद उसका किसी प्रकार का कोई खंडित नहीं हो, वो सारा सारा है जो उस एक ही जगह पर स्थान पर अपनी जगह पर रहे ताकि वो जो फिनिशिंग है वो आ जाए या अपन वो चमक है वो जो खो ना जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब पढ़े कला और प्रकृति, यानी अपने पढ़ा है छोटे प्रश्न, आर्ट एंड नेचर के बीच में क्या संबंध है। पहला है क्लाउड मोने, अपनी प्रकृति हमेशा कला की आत्मा रही है। यानी कला की आत्मा मतलब कला कहाँ से सर्जन होती है, कहाँ से अपन को उपजती है, तो प्रकृति से। जैसा अपन चीजों को देखते वही चीजों को वापस बढ़ाते हैं। ठीक है, तो प्रकृति है उनकी जननी। गहराई से समझने के लिए निम्न कलाकारों का जो पहला है क्लाउड मोने, यानी एक व्यक्ति है, अच्छा आर्ट अपन के चित्रकार हुआ, प्रभाववाद के जनक है। इन्होंने बदलते मौसम और प्रकाश के प्रभाव पर अपने वाटर लिलीज चित्र श्रृंखला का उत्कृष्ट रूप से उतारा। यानी उन्होंने एक चित्र उतारा जिसका नाम है वाटर लिलीज, अच्छी तरह से जो और क्लाउड मैने ने। अब दूसरा विंसेंट वॉन गोंग, द स्टोरी नाइट, जिसने जो नाइट का चित्र बनाया, और उसने सनफ्लावर्स का चित्र प्रकृति की गतिशीलता और आंतरिक मानवीय भावनाओं की मोटी ब्रश स्ट्रोक से दर्शाया। इन्होंने दो चित्र बनाए, जैसे पहला है द नाइट स्टोरी, दूसरा है सनफ्लावर्स। ठीक है, इन दोनों चित्रों के माध्यम से उनकी प्रकृति की से विभिन्न गतिविधियां घट रही है उन सारी चीजों को अच्छी तरह से जो समझाया है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक व्यक्ति है निकोलस रोयचिच, इन्होंने हिमालय के पहाड़ों को आध्यात्मिक रूप दिए। अब हिमालय के पहाड़ आध्यात्मिक के लिए जाने जाते, लेकिन उसने चित्रों के माध्यम से इतना सुंदर तरीके से वर्णन किया कि हिमालय के जो पहाड़ है उसमें आध्यात्मिक दिखाया गया कि किस तरह से वो आध्यात्मिकता ज्यादा लगाव रखते। शांत दिखाया उनको, रहस्यमयी रूपों में रंगीन कर दिया और रहस्यमय तानों के माध्यम से कैनवास पर चित्र बनाए। यानी उन्होंने पहाड़ों को आध्यात्मिक दिखाया, शांत दिखाया और वहां पर है जो धार्मिक दृष्टि से दिखाया ताकि जो लोगों को लगे कि वो है जो हिमालय के पहाड़ कितने है जो धार्मिक प्रवृत्ति रिलीजन नजदीक है। आगे देखेंगे। भारतीय लघु चित्रकार जैसे मेवाड़ के हो गए, मारवाड़ के हो गए, चाहे किशनगढ़ को ले लो, अब कांगड़ा शैली को ले लो, इन कलाकारों ने जैसे 12 मासा का चित्र किया या रागमाला के जो चित्र हैं और मानवीय भावनाओं के प्रकृति ऋतुओं के बदलते स्वरूपों के साथ जोड़ा है। यानी मनुष्य की जो प्रकृति है उसको और ऋतुओं के बदलते परिवेश के साथ जोड़कर है जो अपने यहाँ भारतीय जो चित्रकार है, चाहे वो मेवाड़ शैली है, मारवाड़ शैली है, चाहे चाहे वो कांगड़ा शैली है, इन सारी शैलियों से चित्रकार ने चित्र बनाए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखेंगे भारतीय कला की प्रकृति में क्या महत्व है, यानी भारतीय कला में प्रकृति नेचर का क्या महत्व है, इंपोर्टेंस क्या है, उसके प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक महत्व को समझाना है। भारतीय कला में प्रकृति का प्रतीकात्मक महत्व है। तो भारतीय कला प्रकृति केवल सजावट का साधन नहीं है, अपन उस चित्रों को केवल सजावट का माध्यम नहीं बनाते, हम उन चित्रों में कुछ इस निष्कर्ष निकालते हैं या अपन कह सकते हैं उसको नया संदेश लाने का जो प्रयास करते हैं, बल्कि प्रतीकों को समर्थ भाषा में जो समझाना का प्रयास करते हैं। पहला है भावनाओं की अभिव्यक्ति। पहली चीज है कि अपन चित्रों को एक चित्र की बातें नहीं देखते, उसमें भावनाएं देखते, इमोशन देखते कि उस चित्रों में क्या चीज है जो दिखाई गई है। जैसे पहला है कि प्रिय के विरह से दुखी नायिका के पीछे सूखे पेड़। अब अगर प्रिय प्रिय मतलब अगर कोई महिला है जिसका जो प्रियतम है यानी प्रेमी वो बिछड़ गया, तो अब अपन ऐसे नहीं दिखाएंगे कि वो रो रही है या फिर वो उसको अपन उदास दिखाएंगे और आसपास के जो पेड़ पौधे उसको सूखा दिखाएंगे। तो ऐसा अपन को, अब देखो सिर्फ अपन चित्र देखकर उस महिला का चित्र देखकर इमेजिन नहीं कर सकते भाई दुखी, हम उसके आसपास की जो प्रकृति उससे देखकर भी अपन को लगेगा हाँ वास्तव में इसको दुख हुआ है, वास्तव में इसको विरह है। ठीक है, बिछड़ने का जो दर्द है वो वास्तव में दिखाया जाएगा ताकि पेड़ पौधे सूख गए, मतलब उसको यह समझाया जाएगा कि सिर्फ इस महिला को ही दुख नहीं हुआ है, प्रकृति को भी बहुत ज्यादा दुखी हुआ, तब जाके पेड़ पौधे सूख गए, पेड़ पौधों के पत्ते झड़ गए। अब दूसरा, जैसे कड़कती बिजली और तथा मिलन के दृश्यों को फलते फूलते पेड़ों
और नाचते मोर प्रेम का प्रतीक दिखाया गया। अब अपन देखिए, जब कोई प्रेमी और प्रेमी का मिलन दिखाया गया है तो वो बहुत खुशी और हंसी की बात है। तो वहां पर अपन को बिजली कड़कड़ाती हुई दिखाएगी, बादलों को ऐसे सुनहरा दिखाया जाएगा और आसपास में मोर नाचते हुए दिखाई देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब प्रकृति इस अपन ये समझ सकते हैं कि अगर दो प्रेमिका और प्रेमी मिलते हैं तो वहां सिर्फ वो ही खुश नहीं होते, प्रकृति भी उनको बहुत ज्यादा है जो प्रेरित करती है इस मिलन के लिए। तो जो नाचते मोर वगैरह दिखाई दिए गए। अब एक कमल का फूल, लोटस जो सिंबल होता है वो पवित्रता का, अनासक्ति का है, दिव्य ज्ञान का प्रतीक दिखाई गया। अब कमल का फूल है वो पवित्र का प्रतीक है या अपन दिव्यता का प्रतीक है, या अपन कह सकते हैं कि वो ज्ञान का प्रतीक के रूप में दिखाया गया। तो हम कह सकते हैं कि चित्र केवल सजावट के साधन नहीं है, वो एक इमोशन है, वो एक कल्पना है, वो एक भावना है और एक जुड़ाव है। वो सारी गंभीर चीजों को है जो उस पर है जो विशिष्ट चित्रण है किया गया है। अगला देखते हैं, कल्प वृक्ष और लताएं, जैसे मूर्ति कला है, सांची का बरहूत का स्तूप है जो लहराती हुई लताएं दिखाई गई है। कल्प वृक्ष जीवन की निरंतरता और समृद्धि का प्रतीक है। अब जहां कल्प वृक्ष दिखाया गया उसमें यह दिखाया गया कल्प वृक्ष किसका प्रतीक है? तो अपन के जीवन की निरंतरता का है। अपन को यह संदेश देता है कंटिन्यू चलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आपको बस चलते रहना है। ठीक है, किसका ये सिंबल क्या है? कल्प वृक्ष जो है जो बरहूत और सांची के स्तूप में दिखाया गया। प्रकृति का देवीय स्वरूप, देवीय स्वरूप का मतलब जैसे अपने गंगा को नदी है, एक नदी है, रिवर है, लेकिन उसको माँ की भांति में अपन पेश करे कि गंगा माँ है। अब माँ कैसे? अब वास्तव में वो उसने हमें जन्म नहीं दिया, लेकिन अपने चित्रों में यह दिखाया कि जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को पालती है, पोसती है, उसको अन्न देती है, उसको मन देती है, उसी तरह नदी भी वो सारा चीज दे सकती है जो आप एक माँ दे सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कह सकते हैं कि नदी को अपन माँ या जीवनदायिनी के रूप में दिखा सकते हैं, दिखाई भी गई है। जैसे नदियों को गंगा यमुना की जीवनदायिनी, जीवन देने वाली देवियों के रूप में, नारी के रूप में चित्रण किया गया है ना, उसको नदी को एक महिला की भांति प्रस्तुत किया गया है। अब लास्ट, जीव जंतुओं के साथ संबंध, देवी देवताओं के वाहनों, जैसे नंदी है, सिंह है यानी शेर है, हंस है, अंकर मनुष्य और ईश्वर के प्रति, और अपन कह सकते हैं प्रकृति और मनुष्य के बीच गहरा जुड़ाव दिखाया गया। जैसे अपन शिव का चित्रण देखेंगे उनके साथ नंदी देखेंगे, जैसे सरस्वती का फोटो जब देखेंगे उनके साथ हंस देखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? हमने मनुष्य और जीवों को आपस में जोड़ रखा है कि मनुष्य के और जीव के साथ कैसा आत्मीय रिश्ता है, कैसा जुड़ाव है, उस चीज को है जो अपने दिखा है। अब देखो आगे, अब है लास्ट पर्सन, कला और संस्कृति के बीच में संबंध वर्णन करना है और कला संस्कृति कैसे दर्शाती है उसके बारे में। संस्कृति यदि समाज का आंतरिक सोच है, यानी अंदर की सोच और परंपरा है, तो कला उसका बाहरी और प्रत्यक्ष उदाहरण है। यानी अगर अपन कहते हैं कि संस्कृति किसी समाज का आंतरिक भाग है या अंदर का पार्ट है, तो अपन कह सकते हैं कला उसका बाहरी आवरण है। बाहरी आवरण मतलब कला से अपन को वो चीजें बाहर ला सकते हैं जो समाज में अंदर दिखाई जाती है। ठीक है, हाँ। संस्कृति का प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब मतलब उसका दर्पण है। धार्मिक मान्यताओं, रीति रिवाजों, सामाजिक जीवन शैली, जैसे पहनावा है, त्योहार है, आभूषण है, उनको आने वाली पीढ़ियों को सहज कर इतिहास में दर्ज कराने का जो माध्यम है वो है कला। ठीक है, यानी आर्ट से अपन जो आज चीजें घटित हो रही है, आज हमारे जो आसपास की चीजें, उनको अपन आने वाली पीढ़ी को और आगे वाली पीढ़ियों तक ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, कैसे उनको अपन एक श्रृंखला के रूप में आगे भेज सकते हैं, इसका जो माध्यम है वो बनेगा कला। कला से ही अपन इन चीजों को आगे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब है सामाजिक जागरूकता और सुधार, यानी इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किसका? कला का, वो समझेंगे। कला से अपन जागरूकता, समाज में जागरूकता ला सकते हैं, सुधार ला सकते, कैसे? जैसे नाटकों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से समाज में जो कुरीतियां उन पर प्रहार कर सकते हैं, प्रहार मतलब हमला कर सकते हैं, जन चेतना जगा सकते हैं। जैसे मान लो अपन को एक नाटक, जैसे मान लो कि शराब क्या कितना हानिकारक है, कितना इफेक्ट डालता है, उस पर अपन को तो एक नाटक के माध्यम से अपन समझा सकते हैं, चित्र के माध्यम से समझा सकते हैं, या जो संगीत यानी एक गाना गाकर अपन समझा सकते हैं कि वो कितना जो ज्यादा लोगों के ऊपर इफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है, वो सारी चीजें समझा सकते हैं किसके माध्यम से? कला के माध्यम से। दूसरा, सामुदायिक एकता स्थापित करना हो, जैसे संगीत समारोह में, लोक नृत्य में या कला की प्रदर्शनियां, उसमें भौगोलिक और भाषाई सीमाओं को तोड़कर समाज को एकता के सूत्र में बांधते हैं कला। अब जैसे मान लो ऐसे हो कि अपन एक समाज का कोई चित्रण है,
या एक समाज का कोई डांस है, एक समाज का गाना है, दूसरी समाज उसको सहेजती है, उसको स्वीकारती है, इसका मतलब एक दोनों समाजों को जोड़ने का जो काम है वो भी कौन कर सकती है? कला कर सकती है, एक आर्ट कर सकता है। अब देखो आगे, संवेदनशीलता। कला मनुष्य के भीतर करुणा, सहानुभूति जगाकर उसे बेहतर जीवन और विचारशील नागरिका भी बना सकती है। यानी अगर कला ढंग की है, कला से अपन उस प्रेरित होंगे तो एक बेहतर समाज, बेहतर मनुष्य या बेहतर जो व्यवहार में परिवर्तन ला सकती है। नेक्स्ट, हाँ, तो आपको परीक्षा की ढेरों शुभकामनाएं। आप बेस्ट करोगे ये मुझे उम्मीद है। और आप विस्तृत पढ़ना चाहते हो, मैं पुनः बता दूं आपको, एग्जाम टॉपर की 1 वीक सीरीज के साथ जुड़े, आप टेलीग्राम के साथ जुड़े और एग्जाम है जो बेटर कीजिए। इसी के साथ है जो शुभकामनाएं।